हेलो एवरीवन। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं धरती धन न अपना। जगदीश चंद्र का ये उपन्यास है और यूजीसी नेट की जो यूनिट 6 है उसमें आपको ये उपन्यास लगा हुआ है। इसके हमने 4 पार्ट कवर कर लिए हैं। लाइन बाय लाइन हम इस उपन्यास को पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने 3 और उपन्यास भी कंप्लीट किए हैं। एक तो आपका तमस उपन्यास कंप्लीट किया है हमने, और एक शेखर एक जीवनी, और एक आपका आपका बंटी जो मनु भंडारी का उपन्यास है। ये हमने तीनों उपन्यास लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर लिए। ये प्ले लिस्ट में ऐड है, उन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था 4 पार्ट, इसके आगे शुरू करते हैं। गली के सब बच्चे चाची के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। जिन बच्चों की प्रीतों के बच्चों के साथ दोस्ती थी, वे उनके कोठे पर बैठे बहुत नजदीक से देख रहे थे। चाची गली में अपने गिर्द में मंडरा रहे बच्चों को झिड़कती हुई पर रहने की ताकीद कर रही थी। काली को छत उखाड़ते देख गली की कुछ स्त्रियां गोद के बच्चों को कमर में लगाए हुए चाची के पास आ गई। जो भी औरत काम धंधे से लौटती, वह चाची के पास रुककर छत खदेड़ने का कारण जरूर पूछती। चाची बड़े गर्व से उसे बताती कि काली पुराने कोठे की जगह नया मकान बनाने लगा। ज्ञानो उपले थापने के लिए अपनी छत पर आई। काली को कुदाल चलाते देख वह सोच में पड़ गई कि वह अपने कोठे की छत क्यों खदेड़ रहा है। वह टोकरा फेंककर गोबर भरे हाथों को मसलती हुई चाची के पास जमा स्त्रियों की भीड़ में आ मिली। चाची लहक लहक कर बता रही थी कि काली कहता है कि पक्का मकान बनाऊंगा, ऊपर चौबारा डालूंगा, इतना ऊंचा कि 2 कोस से नजर आए। ठीक है। ज्ञानो बच्चों को पीछे धकेलती हुई चाची के बिल्कुल पास आ गई और गोबर से लिथड़े हुए हाथों से ही बाल संवारती हुई बोली, चाची, चौबारे के बाहर चारों ओर लाल रंग करवाना, फिर वह दूर से बिल्कुल चौधरी हरराम सिंह के चौबारे की तरह दिखाई देगा। ज्ञानो का सुझाव सुन कई स्त्रियां हंस पड़ी। प्रीतो नाक सिकोड़कर बोली, रांड सलाह तो ऐसे दे रही है जैसे काली के चौबारे में इसी का पलंग बिछेगा। ज्ञानो की माँ जस्सो ने अपनी बेटी की आवाज सुनी तो चीखती हुई बोली, ठहर जा सिरमुनिये, तेरी टांगे तोड़ती हूँ। मैंने तुम्हें उपले थापने के लिए कहा था, तू मुझसे भी पहले यहाँ पहुँच गई है। ज्ञानो गोबर भरे हाथ झटकती हुई अपने घर की ओर भाग गई और छत पर जाकर काली को कुदाल चलाते हुए देखने लगी। वह 2 उपले थाप लेती और फिर काली की ओर देखने लगती। उसके पुराने शीशम के रंग से मजबूत, सुडौल और भरे हुए शरीर से ज्ञानों की नजरें हटने का नाम नहीं लेती थी। फिर वह एक तरह से काली के साथ मुकाबला करने लगी। वह कुदाल की हर चोट के साथ एक उपला थापने की कोशिश करने लगी। उधर कुदाल की चोट पड़ती, इधर वह उपला थाप कर फेंक देती। जब काली कुदाल छोड़ सुस्ताने लगता तो ज्ञानो भी उपले थापना बंद कर दी थी। तेजी से ऊपर चढ़ते हुए सूर्य को देख हुआ जब काली जल्दी जल्दी कुदाल चलाने लगा तो ज्ञानो की उपले थापने की गति भी उसी हिसाब से बढ़ गई। ज्ञानो ने उपले थाप कर टोकरा नीचे फेंक दिया। काली की ओर देखते हुए भरपूर अंगड़ाई ली। टोकरा गिरने की आवाज सुन काली उसकी ओर देखने लगा और फिर से ऊपर उठी हुई कुदाल क्षण भर के लिए वहीं रुक गई। ज्ञानो ने नीचे आकर हाथ मुंह धोया, अपनी माँ की आवाज को अनसुना करती हुई गली में आ गई। काली के घर की ओर जाते हुए उसे अज्ञात सा डर महसूस हुआ। कानों में अपने भाई मंगू की झिड़कियां और गालियां गूंजने लगी, लेकिन उसने इस भय को सिर हिलाकर झटक दिया और अपनी कमीज के ऊपर चढ़ाए हुए बाजुओं को खोलती हुई चाची के पास आ खड़ी। उस समय वहां केवल 2-3 बच्चे खड़े थे। चाची इत्मीनान से अटेरन चला रही थी। ज्ञानो को देखते चाची बोली, ज्ञानो कौन है? इधर आ, मेरे पास बैठ। चाची मैं यहीं ठीक हूँ। ज्ञानो सामने वाली दीवार का सहारा लिए खड़ी काली की ओर देखती हुई बोली। चाची ने अटेरन छोड़कर कहा, काली पक्की ईंट का मकान बनाने लगा है, रब इसकी उम्र लंबी करे। ज्ञानो चाची की बातों से बेपरवाह काली
की कुदाल चलाते हुए देखती रही। थोड़ी देर के बाद उसने कुदाल फेंक दी और मुंडेर पर झुकता हुआ बोला, चाची प्यास लगी है, पानी पिलाना। चाची अटेरन रखकर उठने लगी तो ज्ञानो झट बोली, चाची ठहर जा, मैं लस्सी लाती। रहने दे लस्सी, तेरे घर में फिर कलेश बढ़ेगा। चाची उसे रोकती रही, लेकिन ज्ञानो अपने घर की ओर भाग गई। काली ने फिर पानी मांगा तो चाची बोली, काका, ज्ञानो अपने घर से तुम्हारे लिए लस्सी लेने गई है, बस आती ही हो। काली ज्ञानो की प्रतीक्षा में अपनी आंखों पर हाथ की छतरी बनाकर गली में देखने लगा। कुछ ही समय के बाद ज्ञानो गाड़ी लस्सी में नमक मिलाकर लोटा भर लाई और चाची की ओर बढ़ाती हुई बोली, ले चाची लस्सी, नमक मैंने डाल दिया है, अब तू ही पिला दे, मैं तो उठते उठते ही 2 पल लगा दूंगी। चाची ने अटेरन उठाते हुए कहा। ज्ञानो एक हाथ में लस्सी का लोटा और दूसरे हाथ में पीतल का गिलास पकड़े सीढ़ी के आखिरी डंडे पर जा खड़ी हुई और झेमते हुए लस्सी से भरा गिलास काली के हाथ में थमा दी। काली गटागट लस्सी पीने लगा। ज्ञानो उसके तख्ते की तरह चौड़े चकले सीने पर बालों में बह रहे पसीने की नदी को देखने लगी। उसके सब पट्टे तने हुए थे, बालों पर महीन मिट्टी के कण आम के बूर की तरह बिखरे हुए थे। उसने लस्सी पीकर गिलास चुकाया तो ज्ञानो की नजरें भी साथ ही झुक गई। उसने दूसरा गिलास भर दिया। काली चुस्कियां लेकर लस्सी पीता हुआ बोला, ऐसी स्वाद लस्सी जिंदगी में पहली बार पी। शहर में तो लस्सी पीने का मजा ही नहीं आता। ज्ञानो उत्तर में मुस्कुरा दी और धीमे स्वर में बोली, अगर लस्सी पीने का इतना ही शौक था तो गांव छोड़कर क्यों गया? काली खिलखिला हंस दिया। ज्ञानो मुस्कुराती हुई सीढ़ी से नीचे उतर आई और चाची की पायंतो आ बैठी। ज्ञानो, इधर आजा, आराम से बैठ, चाची ने अपने सामने पड़ी सूत की अटियों को समेटते हुए कहा। चाची, मैं यहीं ठीक हूँ, ज्ञानो ने कहा। वह कभी काली को कुदाल चलाते हुए देखती और कभी सूत के उलझावों को दूर करने में चाची का हाथ बटाने लगती। दोपहर तक काली ने छत का बड़ा हिस्सा गिरा दिया। जब धूप तेज हो गई तो उसने काम बंद कर दिया। उस समय तक उसके नया पक्का मकान बनाने की खबर मोहल्ले में हर आदमी तक पहुंच चुकी थी। जो भी मर्द खेतों से वापस घर आता तो उसके घर वाले उससे सबसे पहले यही बताते कि काली पक्का मकान बना रहा है। वे कुएं से आते जाते काली के पास रुककर नए मकान के बारे में बातचीत करते। काली को उनके प्रश्नों के उत्तर देकर अजीब सी खुशी महसूस होती। काली ने भी नहा धोकर खाना खाया और कोठी के दरवाजे में छोटी खाट बिठाकर लेट गया। हवा के झोंकों से छत पर बिखरी हुई मिट्टी उड़ उड़कर उसके ऊपर गिर रही थी। तेज धूप में आकाश की नीलाहट फीकी पड़ गई थी। काली का दिल चाहता था कि अपने मकान के बारे में किसी से बात करे। जब यह ख्वाहिश और धूप दोनों असहाय हो गई तो वह छोटी सी खाट उठाकर तकिए में चला गया। अब 7वां परिच्छेद है। चमादरी के बाहर चौक के पार साईं भुल्ले शाह का तकिया था। तकिए के चारों ओर शीशम और ऊंचे सरकंडों की घनी बाड़ थी। एक ओर बड़ के 2 पेड़ थे और बीच में शायद इस गांव में भी पुराना बहुत बड़ा पीपल था। इसकी दाढ़ियां झुककर जमीन पर आगे लगी और उनमें से कुछ ने जड़ें पकड़ ली थी। तकिए में एक और टूटी फूटी एक पुरानी कब्र थी जिसके बारे में महसूर था कि वह परमात्मा को पहुंचे हुए एक फकीर साईं बुल्ले शाह का मजार है। कभी कभार कोई दुखियारी बीमारी या विपदा की मारी या फिर गोद हरी होने की आकांक्षा पूरी करने या दुश्मन को मात देने के लिए इस कब्र पर शाम को सरसों के तेल का दिया जला जाती है। इसके चारों ओर तेल गिरने से बड़े बड़े काले और चिकने धब्बे पड़ गए थे। इर्द गिर्द झाड़ जकाड़ की घनी बाढ़ थी और उसमें मजार तक जाने के लिए छोटा सा रास्ता मजार से हटकर एक छोटा सा पक्का कमरा था जिसे मुद्दत
हुई किसी ने मनोकामना पूरी करने पर बनाया था। कमरे की छत गिर चुकी थी। इसके एक एक कोने में छोटा सा गड्ढा था जिसमें दिन भर उपलों की आग सुलगती रहती थी। तकिया हुक्का पीने वाला लोग अ, अपनी चिलम भर सके। कमरे के बाहर एक गड्ढा रखा था। चमादरी की औरतें आते जाते वहां कुछ उपले फेंक जाती थी और घड़े में पानी भर देती थी। चमादरी के मर्द शीशम के पेड़ों के नीचे अपने डोर डंगर बांधते थे और स्वयं पीपल की छनी छांव में पीपल की घनी छांव में खाट या कपड़ा बिछाकर आराम करते थे। गपशप लगाते और ताश और चौपड़ खेलते रहते थे। काली अपनी खाट लेकर पहुंचा तो वहां काफी रौनक थी। धूप के सताए और थकावट के चूर लोग सो रहे थे, कुछ ऊँघ रहे थे। जीतू, बंतू, संतू और बग्गा ताश खेल रहे थे। तो कौन कौन खेल रहे थे ताश, ये क्रम पूछा जा सकता है। काली को देखते ही जीतू ने आवाज दी, बाबूजी इधर आ जाओ। जीतू काली को उसकी 4 जमातों को की तालीम और शहर में 6 वर्ष गुजारने के कारण बाबूजी कहता था। वह उनके पास पहुंचा तो चारों ने उसे हाथों हाथ ले लिया। जीतू ताश की गड्डी दोनों हाथों में थमाकर बोला, बंतिया, बाबूजी पक्का मकान बनाने लगा है। ऊपर चौबारा भी रखे रहेगा। अब बाजी बाबूजी के चौबारे में ही लगा करेगी। जीतू की बात सुन काली को देखते हुए लोग भी उठ खड़े। जीतू की बात सुन काली को वहां देख ऊँघते हुए लोग भी उठकर उनके पास आ गए। हर आदमी ईंट, गारे, चूने, लकड़ी इत्यादि के बारे में सलाह दे रहा था। वे गांव के कुछ मकानों को उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे थे। काली खुशी में फूला नहीं समा रहा था। जीतू ने ताश की गड्डी को कपड़े में बांध लिया और अपनी छाती पर हाथ रखता हुआ बोला, बाबूजी मेरी मदद की जरूरत हो तो बता देना। एक बार मकान को आसमान तक उठा देंगे। बाबा फत्तू भी अपनी छोटी सी चुरमराती हुई खाट उठाकर उनके पास आ गया। गांव में उसकी आयु के बहुत ही कम लोग थे। काली बाबे को देख उठ खड़ा हुआ और उसकी खाट पकड़ ली और उस जगह रख दी जहां छांव बहुत घनी थी। बाबे फत्तू के खाट पर बैठते हुए पूछा, जिसके मकान की बात कर रहे हैं किसके मकान की बात कर रहे बाबा काली ने इमारत शुरू की है, जीतू ने ऊंची आवाज में कहा। जब बाबे फत्तू ने मकान को छूते हुए हाथ हिलाया तो उसने और भी ऊंची आवाज में अपनी बात दोहराई। अच्छा अच्छा, बाबे फत्तू ने काली की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। वह उसकी ओर झुक गया तो बाबा फत्तू उसकी पीठ थपथपाता हुआ बोला, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। सारे मोहल्ले में एक भी पक्का मकान नहीं है। तुम्हारा पक्का मकान बनने से मोहल्ले का सिर ऊंचा हो जाएगा। यह सब आप बुजुर्गों के पैरों का प्रताप है। बाबे पत्तू को काली की बात सुनाई नहीं दी तो वह अपना कान उसकी ओर बढ़ाता हुआ बोला, मेरे कानों के पर्दे तरबूज के खप्पर की तरह मोटे हो गए हैं। अब बहुत ऊंचा सुनाई देने लगा है। काली ने अपनी बात दोहराई तो बाबू फत्तू का पोपला मुंह खुल गया और उसने काली के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जीता रह काका, तेरा बाप तो सब अरमान दिल में ही लेकर मर गया। अगर पल्ले के 4 पैसे ठिकाने से खर्च हो जाए तो समझो अर्थ आ गए, वरना इस पेट के 2 जख्म में तो हर चीज जलकर भस्म हो जाती है। ये पंक्ति काफी महत्वपूर्ण लग रही है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाबा फत्तू कुछ देर तक चुप रहकर फिर बोला, मैंने भी जिंदगी में कोशिश तो बहुत की, दिन रात मेहनत की, तड़के खेतों में काम किया, दिन में रस्सियां बनाई, शाम को घास खोद कर बेचा,
रात को कहीं मजदूरी का काम मिल गया तो नींद खराब करके वहाँ भी कर लिया, लेकिन पक्का मकान बनाने का अरमान पूरा ना हो सका। गांव में मेहनत मजदूरी तो है, कमाई नहीं है। ये पंक्ति गोदान से रिलेट करती है, पूछी जा सकती है। अतीत की एक कामना को याद करके बाबू भत्तू भत्तू की आंखों में आंसू छलक आए। आसपास बैठे हुए लोग सोच में पड़ गए और काली का दिल भी भर आया। मकान बन जाए तो मुझे जरूर दिखाना, बाबे भत्तू ने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा। मकान ही आपका होगा बाबा जी, काली ने नम्रता से कहा और बाबे की ओर झुकता हुआ बोला, अभी तो अगली दीवार पक्की बनाने का इरादा है, बाकी दीवारें पक्के सतून बनाकर कच्ची बना दूंगा। बाद में जब पैसे हाथ आ जाएंगे तो वे दीवारें भी पक्की कर दूंगा। काली बाबे भत्तू के साथ बातों में व्यस्त था कि तकिए में एक ओर से गालियां देने की आवाज आने लगी। जब लोगों का ध्यान उधर चला गया, सब उस आवाज को पहचानते थे, उस आवाज के मालिक को जानते थे। मंगू निक्कू के बेटे अमरू को गाली दे रहा है। मंगू निक्कू के बेटे अमरू को गाली दे रहा था क्योंकि उसकी भैंस की पीठ पर धूप पड़ रही थी। मंगू बकता झकता भैंस को छाया में बांधकर वहां आ गया जहां सब लोग बैठे थे। अमरू उसके पीछे पीछे खाट उठाकर आ रहा था। काली के पास पहुंचकर मंगू ने कहा, आज क्या छत पर न, भैंसे नाचे थे जो उसका एक हिस्सा गिर गया है? नहीं, मैंने आप गिराया, पक्का मकान बना रहा हूँ, काली ने विश्वास भरे स्वर से कहा। क्या कहा? मंगू खिलखिल हंस पड़ा और एक ओर लेटे हुए गुमन को संबोधित करता हुआ बोला, गुमना सुना तूने? काली पक्का मकान बना रहा है। गुमनम गर्दन ऊपर उठाकर कमजोर सी आवाज में बोला, क्या कहा? काली मकान बना रहा है? नहीं, हवेली बना रहा है, जिसमें आसामियों और तेरे मेरे जैसे कमियों की कचहरी लगाने और दाद दाद फरियाद सुनने के लिए एक दीवान खाना भी होगा। कहकर मंगू काली से बोला, क्या शहर में डाके डालता रहा है जो गांव आते ही पक्का मकान बनाना शुरू कर दिया? दूसरे गांव में जो लोग शहर रहकर आए हैं, पक्का मकान तो क्या किसी का पक्का चूल्हा भी नहीं बना? देखो, ये हर गांव की कहानी होती है। यदि कोई व्यक्ति गांव से निकलता है और वो अच्छा कमा लेता है, फिर वो घर में आकर अगर अच्छा कार्य करना शुरू भी कर देता है, तो जो उसके जो बिरादरी के लोग हैं या उसके जो साथी है, जो जिन्होंने मतलब साथ के जो लोग हैं, वो यही बात कहते हैं कि क्या शहर में चोरी चाका करता या डाका डालता था या कुछ 2 नंबर का काम करता है? तो ये हर गांव की आज भी ये सोच पनपती है। तो देखो, लेखक ने किस समय ये बात कह दी है, आज तक ये हर समाज में ये सोच है। ठीक है। गुमन गंगू की हर बात पर सिर हिला रहा था। मंगू अपनी बात जारी रखता हुआ बोला, मेरे मामा का साला फौज में नायक था, सिपाहियों के ऊपर अफसर, सारी उम्र बड़े बड़े शहरों में रहा, इतने बड़े शहरों में जिनमें हमारे गांव जैसे सैकड़ों गांव समा जाए। दिल्ली, दसौर, दसावर तक वहां घूम आया था। तो ये जो गांव का नाम है, ये आपने ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। ठीक है। लेकिन जब से बेचारा फौज में वापस आया है, रोटी के लिए भी तरस रहा है। तो मतलब देखो, एक एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने। मंगू की आवाज सुन सोए हुए लोग भी उठ गए। ताश और चौपट की बाजियां ठप हो गई और सबको विश्वास होने लगा कि मंगू और काली में झगड़ा हो जाएगा। सब महसूस कर रहे थे कि मंगू ज्यादती कर रहा है, लेकिन डर के मारे चुप थे। काली कमजोर नहीं था, तगड़ा लंबा शरीर जो मकान की छत को छूता था। वह मंगू की ओर एकटक देखता रहा। वह बात पलटने के लिए बाबे पत्तू से बातें करने लगा, लेकिन मंगू उसके कंधे को झंझोड़ता हुआ बोला, काली रुपया बापर है तो कुछ हमें भी दे दे। क्या उसकी शराब पिएगे? काली ने क्रोध से कहा। खरीद कर तो ठेके
की शराब पी जाती है और वहाँ नामर्द लोग पीते हैं। तुम्हारी कमाई हराम की है, इससे तो कुछ और ही कहूँ करूँगा। मंगू ने छाती तान कर कहा। काली ने उसकी ओर घूर कर देखा तो तुनक कर बोला, मेरी तरह ऐसे देख रहा है जैसे मेरा खून पी जाएगा। मंगू के हाथ बैर करके इस मोहल्ले में कोई नहीं रह सकता। मंगू की ये सब सुन बाबा फत्तू चुप नहीं रह सका। वह उसे समझाता हुआ बोला, मंगू क्यों लाग की बात करता है? खुश नहीं होता कि तुम्हारे मोहल्ले में भी एक ऐसा आदमी निकल आया है कि जो पक्का मकान बना रहा है। चुप रहे बुड्ढे, हर समय अपने ट्र ट्र लगाता रहता है। मंगू ने बातें फत्तू बाबे फत्तू को झिड़क दिया। वह रुआंसा सा होकर शिकायत भरे स्वर में बोला, इस छोकरे की को ना बड़ों की इज्जत का ख्याल है ना ही छोटों का लिहाज। शिकारी कुत्ते की तरह पंजे झाड़कर हर किसी के पीछे पड़ जाता है। यह सुन मंगू और भी ज्यादा भड़क उठा। चुप रह बुढ़िया, तू मेरी एक धौल की मार नहीं है, मतलब एक हाथ की मार नहीं है। काली की आंखों में शरीर सारे सरारे चमकने लगे। उसकी मुट्ठी बंद हो गई। उसके चेहरे से साफ पता लग था कि वह जैसे खून की घूंट पी रहा है। काली ने क्रोध से कांपती हुई आवाज में कहा, मंगू तू मेरे साथ बात कर रहा था, बीच में बाबे को क्यों घसीट लाया? वह तुम्हारे बाप के समान है। तो दोस्तों यहीं तक कवर करते हैं, क्योंकि तबीयत भी सही नहीं है, बार बार खांसी हो रही है, आप इस चीज़ से डिस्टर्ब हो रहे होंगे। तो आगे का सेशन हम नेक्स्ट सेशन में कवर करें। आगे का जो पार्ट होगा इसको हम लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे उपन्यास को, जैसे हमने 3 और उपन्यास कंप्लीट किए हैं। धीरे धीरे हम इस यूनिट के पूरे उपन्यास को लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।